हेलो नीट एस्पिरेंट्स। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे नीट के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो नीट एंट्रेंस प्रिपरेशन का टेस्ट 2 है, बायोलॉजी का टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड। और एज यू नो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो लेट्स बिगिन। Which of the following is not a characteristic used in cladistics for grouping organism? इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो हम लोग क्लैडिस्टिक्स में यूज नहीं करते हैं? पहला है मॉर्फोलॉजी, दूसरा है जेनेटिक सिमिलरिटी, तीसरा है हैबिटेट प्रेफरेंस, चौथा है बिहेवियर। तो आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हो। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, हैबिटेट प्रेफरेंस। क्योंकि हैबिटेट प्रेफरेंस का हम लोग यूज क्लैडिस्टिक्स में नहीं करते हैं। क्लैडिस्टिक्स क्या होता है? दैट क्लैडिस्टिक इज ए मेथड यूज इन बायोलॉजी टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इस बात को याद रखना, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उस पर अगर आधारित होगा तो हम लोग उसका यूज करेंगे, न कि हैबिटेट प्रेफरेंस पर। आंसर इज हैबिटेट प्रेफरेंस। अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ hierarchical classification in biological taxonomy from broadest to most specific? Choice is given here. तो अगर hierarchical क्लासिफिकेशन का अगर हायरार्की याद हो, टैक्सोनॉमिक जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसका हायरार्की का क्रम अगर याद है, तो ब्रॉडेस्ट टू द मोस्ट स्पेसिफिक, तो सबसे बड़ा इसमें क्या होगा? सबसे बड़ा क्या होता है? किंगडम, सबको पता ही होगा। सबसे छोटा क्या है? होगा स्पीसीज। तो अगर सीक्वेंस याद है तो आप लोग आराम से इसका बना सकते हो। तो राइट आंसर क्या होंगे? पहला तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले में क्या है यहाँ प्रॉब्लम? फाइलम पहले ले लिया है, क्लास उसके बाद है, फैमिली है, ऑर्डर है, जीनस, स्पीसीज है। दूसरे में क्या है? सबसे ऊपर में लिखा हुआ यहाँ पे है किंगडम, नीचे फाइलम, क्लास, फैमिली और ऑर्डर, यहाँ पे गड़बड़ हो गया हुआ है। थर्ड में क्या है? किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। राइट आंसर इज सी। याद रखना, ये सीक्वेंस क्या है? सही सीक्वेंस है। इसी क्रम को एग्जाम में याद रखना। इन शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे याद रखोगे। जैसे KPCO, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, तो पहले तो ऐसे याद रखो KPCO करके, के हो गया, पी हो गया, सी हो गया, ओ और ओ हो गया, और तब याद रखना FGS। KPCO FGS करके याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल कौन क्या होगा? तो आप लोग इसको पढ़ कर देखो। द विंग्स ऑफ बैट एंड द विंग्स ऑफ बर्ड्स, ये एग्जाम्पल होगा। द फोर लिम्ब ऑफ वेल्स एंड द फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमंस, ये होगा। कि द आइज ऑफ इंसेक्ट एंड द आइज ऑफ वर्टिब्रेट, और द ब्रेक और द बीक ऑफ फिंचेस ऑन डिफरेंट गैलोपोगस आइलैंड। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? आप लोग बिल्कुल याद रख सकते हो। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द विंग्स ऑफ बैट एंड द विंग्स ऑफ बर्ड्स। क्योंकि आपको पता है सबको, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब है ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा अनरिलेटेड और डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इवॉल्व सिमिलर ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू सिमिलर इन्वायरमेंटल प्रेशर और अडेप्टेशन टू सिमिलर लाइफ स्टाइल इन द केस ऑफ विंग्स ऑफ बैट एंड द विंग्स ऑफ बर्ड्स। एक तरफ बर्ड्स का विंग्स है, एक तरफ क्या है? बर्ड्स का विंग्स है, दूसरी तरफ क्या है? बैट्स का विंग्स है। अब जरा देखो, एक तरफ है बर्ड्स का विंग्स, एक तरफ है बैट्स का विंग्स। अच्छा, बैट्स किस में आता है? ये आ जाता है मैमल्स में, जरा देख लो। और बर्ड्स किस में आ जाता है? तो बर्ड्स आ जाता है बर्ड्स में ही, पाइसेस, मतलब इसको हम लोग ये कह सकते हैं एवियंस में।
ये हो गया एप्स मतलब बर्ड्स, और ये हो गया मैमल्स। तो क्लास क्या है, दोनों का अलग अलग है। लेकिन जो विंग्स का जो यूजेज है, दोनों किस लिए यूज करते हैं? फ्लाइट के लिए। दोनों किसके लिए यूज करता है इसका? फ्लाइट के लिए। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हम लोग किसे कहते हैं? कन्वर्जेंट का मतलब हुआ कि प्रोसेस बाय विच अनरिलेटेड और डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इवॉल्व सिमिलर ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू सिमिलर इन्वायरमेंटल प्रेशर और अडेप्टेशन टू सिमिलर लाइफ स्टाइल। क्योंकि दोनों उड़ना चाहता है, दोनों बेशक अलग अलग क्लास का है, उसके बावजूद भी दोनों उड़ना चाहता है। उड़ना उसके लिए ज़रूरी भी है। खुद को एडप्ट करने के लिए, अनुकूलित करने के लिए पर्यावरणीय दबाव के कारण दोनों ने पंख अपने अपने अगले पैर को इसमें मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिए हुए, तो विंग्स में ट्रांसफॉर्म कर लिए हुए है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएंगे द विंग्स ऑफ बैट एंड द विंग्स ऑफ बर्ड्स। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देते हैं अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम Which of the following is an exception to the central dogma of molecular biology? अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हो। सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी एक्सेप्शन क्या है? सेंट्रल डोगमा कहते किसको हैं? तो देखो, सेंट्रल डोगमा का सिंपल सा मतलब होता है डीएनए से। आप लोग जानते हो कि डीएनए से क्या बनता है? डीएनए फॉर्म्स आरएनए। और इस प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। और इस प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसलेशन। ये हो गया ट्रांसलेशन, और ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। होता क्या है, जब आरएनए से डीएनए बनता है, ये नॉर्मली क्या होता है, डीएनए से आरएनए तो बन सकता है, पर आरएनए से डीएनए नहीं बनता है। पर आरएनए से जब डीएनए बनता है तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इस सेंट्रल डोगमा जो इवेंट्स हैं उसका एक्सेप्शन कहा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब एक सवाल याद रखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, ये जो प्रोसेस है बाय द एक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के कारण होता है ये। और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये सेंट्रल जो डोगमा है उसका ये एक्सेप्शन होता है। तो इसको ऐसे याद रखना आप लोग। और डीएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं हम लोग? रेप्लिकेशन कहते हैं। चलो अगला सवाल लेते हैं हम लोग हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द सेल थियरी? चॉइस दिया हुआ है, एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल, viruses are considered as cellular entities, cell arises spontaneously from non-living matter, and cell are the basic unit of structure and function in all living organism। क्वेश्चन तो ये है कि सेल थ्योरी का अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है। अब यहाँ पे चॉइस पढ़ के देखो। सेल थियरी अगर आप लोगों को याद हो, किसको दिया था? स्लाइडन एंड स्वान ने। सेल थ्योरी दिया किसने था? सेल थियरी दिया था स्लाइडन एंड स्वान। स्लाइडन और स्वान ने सेल थियरी दिया था। अब यहाँ पे सवाल ये है, सेल थियरी का एक्सेप्शन कौन सा स्टेटमेंट होगा? एनिमल सेल लैक सेल वॉल, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ये जो स्टेटमेंट है ये सेल थियरी में है, इसमें चर्चा है इसका। वायरसेस आर कंसिडर्ड सेलुलर एंटिटीज, सेल थियरी इसको भी मानता है। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल इसको भी मानता है। सेल एराइजेज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, ये सेल थियरी नहीं मानता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब जरा सेल थियरी आप लोग याद करके देखो तो जरा सा पहले दो तीन बातें याद रखना। सेल थियरी किसने दिया था? सेल थियरी लाइडेन और स्वान ने दिया था। और सेल थियरी कहता क्या है? तो सेल थियरी का सिंपल सा ही कहना है, सेल एराइजेज फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये वो कहता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, ये वो कहता है। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ये वो कहता है। ठीक है, तो ये सेल थियरी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक शेयर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक शेयर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जरूरी नहीं है तो सारा का सारा जो नीचे लिखा हुआ कैरेक्टर है वो शेयर करता ही होगा। ऐसे भी कुछ कैरेक्टर होते हैं जो शेयर नहीं करता है, ठीक है, वो लिविंग होगा। जैसे नंबर 1 क्या है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, एबिलिटी टू अंडरगो फोटोसिंथेसिस, एबिलिटी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, एबिलिटी टू इवॉल्व एंड एडेप्टेशन। तो इसका आंसर आप लोग बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम बता सकते हो। इस सब के सब जरूरी नहीं है कि वो रिस्पॉन्स करेगा का रिस्पॉन्ड करेगा। जरूरी नहीं है कि सबके सब में प्रकाश संश्लेषण होगा। जरूरी नहीं कि सबके सब अपने शरीर के आंतरिक जो बैलेंस है, इंटरनल जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखे। होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है अपने शरीर के अंदर के वातावरण को, अंदर के टेम्परेचर को क्या करना, कांस्टेंट रखना, इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करना। एंड एबिलिटी टू इवॉल्व एंड एडेप्टेशन, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। सो यू रिमेंबर, सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी। उस सब में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि जो एनिमल्स होता है, ह्यूमन होते हैं, हम लोग हैं, हम लोगों में फोटोसिंथेसिस थोड़े होता है, लेकिन हम लोग हैं तो लिविंग में, है ना। एक अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। टिश्यू एग्जिस्ट विद इन ऑर्गन विच एग्जिस्ट विद इन ऑर्गन सिस्टम। दूसरा है कम्युनिटीज एग्जिस्ट विद इन पॉपुलेशन विच एग्जिस्ट विद इन इकोसिस्टम। तीसरा है ऑर्गेनेल एग्जिस्ट विद इन सेल्स विच एग्जिस्ट विद इन टिश्यूज। चौथा है कम्युनिटीज एग्जिस्ट विद इन इकोसिस्टम एंड विच एग्जिस्ट इन द बायोस्फीयर। अगर सब कुछ सब सारे बच्चों को ध्यान में हो, ऊपर से अगर नीचे आते हो, चूंकि यहाँ पे जो सबसे ऊपर में है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, और सबसे नीचे में यहाँ पे लिया हुआ किससे, टिश्यू से लिया हुआ है। अब ग्रुप ऑफ टिश्यू, अगर अगर ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलेगा तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। याद रखना, इसका आंसर करने का सबसे सिंपल तरीका होगा कि आपके पास ये ध्यान हो कि सेल है नीचे में, सेल मिलेगा तो क्या बन जाएगा, टिश्यू। टिश्यू जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन। ऑर्गन जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, सिस्टम। सिस्टम जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल, है ना। इंडिविजुअल जब कई सारे मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जब कई सारा मिलेगा तो क्या बन जाएगा, इससे अगर पॉपुलेशन मिलेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे कम्युनिटी। कई अलग अलग स्पेसीज का पॉपुलेशन मिलेगा तो क्या बनेगा, कम्युनिटी। अब यहाँ पे देखो कौन किसके अंदर में है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो या तो टिश्यू एग्जिस्ट विद इन ऑर्गन, टिश्यू ऑर्गन क्या है, देखो टिश्यू के तो मिलने से क्या बना हुआ है, ऑर्गन, तो ये तो सही हो गया, तो मतलब ये वाला सही है। विच एग्जिस्ट विद इन ऑर्गन, और ऑर्गन किसके अंदर है, विद इन ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन किसके अंदर में, सिस्टम के अंदर, तो ये भी सही हो गया, मतलब ए तो सही है, तो ये गलत नहीं हुआ। अब दूसरा है बी, कम्युनिटी एग्जिस्ट विद इन पॉपुलेशन। कम्युनिटी एग्जिस्ट विद इन पॉपुलेशन, क्या कम्युनिटी पॉपुलेशन के अंदर में है, यहाँ पे ये तो गलत दिख रहा है। विच एग्जिस्ट विद इन इकोसिस्टम, तो कम्युनिटी इकोसिस्टम के अंदर में तो है, लेकिन खुद अगर हम बात करें कम्युनिटी क्या पॉपुलेशन के अंदर में है, तो नहीं, तो यहाँ पे ये गलत है और ये सही है। कम्युनिटी एग्जिस्ट विद इन पॉपुलेशन एंड विच एग्जिस्ट विद इन इकोसिस्टम, तो ये जो है बी यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा ये। तो राइट आंसर याद रखना, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। सी और डी देखने की हमें जरूरत पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, तो याद रखना।
नेक्स्ट सवाल लेते हैं यहाँ पे, वाई आर वायरसेस नॉट कंसिडर्ड लिविंग? वायरस को हम लोग लिविंग क्यों नहीं मानते हैं? स्वास्थ्य दिया हुआ, दे आर नॉट मेड अप सेल्स, viruses do not have genetic materials, viruses have DNA and RNA, viruses are obligate parasites and require a host। अब जरा इस सवाल का आंसर करके देखोगे, आप सबको ध्यान होगा कि वायरसेस क्या होता है? वायरस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस क्या है? और वायरस आउटसाइड होस्ट क्या होता है? वो लिविंग होता है। वायरस क्या होगा? वायरस इनसाइड जो होस्ट है लिविंग होगा, और आउटसाइड होस्ट क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। इसको याद रखना। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वो होगा ए, दे आर नॉट मेड अप सेल्स दैट वाई दे आर नॉट लिविंग। क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है, वायरसेस डू नॉट हैव जेनेटिक मटेरियल। ऑल रिमेनिंग जो चॉइस है, इससे इस क्वेश्चन का कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि वायरस को हम लोग लिविंग क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वो सेल नहीं है, जो सेल ही नहीं उसे हम लिविंग नहीं मानते, इसको मानते हैं। लिविंग का सिंपल सा जो डेफिनेशन है उसमें कहा गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर दोज दैट आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। लिविंग वही होगा जो एक या उससे अधिक सेल से बना होगा। अगर वो एक या अधिक सेल से नहीं बना हो तो लिविंग नहीं होगा। वायरस तो वैसे ही क्या है, ए सेलुलर है या नॉन सेलुलर कह सकते हो। मतलब क्या हुआ? दे आर नॉट मेड ऑफ सेल्स, वो सेल से बना हुआ नहीं है। ठीक है, उसमें डीएनए होता है या आरएनए होता है, प्रोटीन का कवरिंग भी होता है। वो होस्ट के अंदर जा कर के होस्ट का प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, उसका डीएनए आरएनए यूज करके अपने जनसंख्या को बढ़ा सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है। लेकिन वायरस क्या होगा? ये लिविंग हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि ये एक सेल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Which of the following is an exception to Mendel's principle of independent assortment? ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 सिद्धांत दिया था। एक का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा का नाम क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और फिर उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट। और तीसरा था सिद्धांत लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो यहाँ पे है। अब ये है कि क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? डायहाइब्रिड क्रॉस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और लिंकेज। इसमें से कौन सा इंडिपेंडेंट जो असॉर्टमेंट प्रिंसिपल है उसका एक्सेप्शन होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा लिंकेज। क्योंकि मेंडल का जो राइट आंसर मैं लगा देता हूँ, सो राइट आंसर हियर इज द लिंकेज। क्योंकि मेंडल ने जो प्रिंसिपल दिया था उस प्रिंसिपल में एक बात कहा है, तो इसमें मेंडल ने जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो प्रिंसिपल दिया है उसमें इसने बात कहा है that gene for different traits segregate independently during the formation of gamete. This means that the inheritance of one trait is not dependent on the inheritance of other traits. However, linkage refer to the tendency of certain genes to be inherited together because they are located near each other on the same chromosome, and genes that are physically close to each other on a chromosome are less likely to be separated during the process of genetic recombination that occur during meiosis, and as a result linked genes do not assort independently according to Mendel's principle of independent assortment। तो लिंक्ड जीन होगा, क्या होगा? वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो सकता है, और दैट्स वाई 9 का आंसर याद रखना डी हो जाएगा इसका। चलो अगला सवाल हम लेते हैं। विच इज करेक्टर व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक दैट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स? इन चारों में से ऐसा ही एक सवाल पहले भी हम लोगों ने बनाया था, और एक सवाल ये भी है। मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स? इसमें से कौन सा लक्षण
कभी लिविंग नहीं होगा। एक ऐसा सवाल आपने पहले ही बनाया था, इस बार बनाकर देखो। होम्योस्टेसिस, मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए एंड रिप्रोडक्शन। इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। होम्योस्टेसिस तो सब में होगा, ये तो लिविंग है तो ये होगा ही होगा। मेटाबॉलिज्म भी सब में होगा, अगर लिविंग है तो होगा ही होगा। रिप्रोडक्शन सब में होगा, अगर लिविंग है तो होगा ही होगा। लेकिन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया में क्या होता है, याद है ना, बैक्टीरिया को हम लोग लिविंग कहते कि नहीं कहते हैं। तो राइट आंसर क्या है? ये होगा सी। तो आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे क्वेश्चनों को बनाओ, और एक और काम आप लोग ज़रूर करो, एटलीस्ट सब्सक्राइब इसलिए कर लेना ताकि जब वीडियो डलेगा तो पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड दिस इज़ द आवर ऑप्टीलर्न नीड्स सुपर फाउंडेशन बैच। आप इसके थ्रू जुड़ करके आप अपना चाहो तो कोर्स कर सकते हो। एंड डू, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो।